चलिए, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम तुषार है। पीएससी वाले के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सीजीएडीओ की तैयारी कर रहे हैं, उसी में आजीविका पढ़ रहे थे हम लोग। उसकी आज क्लास 4th रहेगी, जिसके अंतर्गत हम लोग कृषि मशीनरीकरण को देखेंगे। आज का क्लास इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत सारे आपको नए डाटा देखने को मिलेंगे। जो भी इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में जो भी इंपॉर्टेंट डाटा आया है उसको देखने वाले हैं। योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं और साथ में करेंगे। तो वीडियो मिस मत करना। जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, बीच में वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है जहां पे आप स्किप करो वहां पे डाटा तो ए टू जेड आप शुरू से आखिर तक पूरा डिटेल में वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कृषि मशीनीकरण होता क्या है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो कृषि मशीनीकरण जो थ्योरी बोलता है, कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए प्रमुख प्रेरकों में से एक है। ओके, एक सेकंड, मेरा पेन ऑन नहीं है। कृषि क्षेत्र के प्रमुख जो आपके क्षेत्र होते हैं, प्रमुख प्रेरकों में से एक होता है कृषि मशीनीकरण। जो है वो कृषि स्वचालन की एक तकनीकी विकास का हिस्सा है। अब कृषि स्वचालन क्या होता है? तो कृषि स्वचालन मतलब होता है कि खेती के लिए हम लोग कितना ऑटोनोमस चीजों को कर सकते हैं कि अपने आप प्रॉपर चीजें हो जाए, उसमें ही आपको कृषि मशीनीकरण देखने को मिलेगा। अगर नॉर्मली नहीं समझ में आता, आप ये समझ लो मजदूरों की संख्या हम लोग कम करने वाले हैं एक तरीके से, और नई नई मशीन और नई नई टेक्नोलॉजीज लाकर आपका क्या करेंगे, हम लोग खेती को बढ़ावा देंगे जिससे उत्पादन बढ़े। इसके दो फायदे आपको जनरली समझने को आ जाएंगे। पहला, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो कम खर्च में ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। दूसरा, अपने को ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता नहीं होगी। अब ऐसे नहीं बोलना सर इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, बट इन फ्यूचर अगर आप देखोगे तो काम ऐसे किया जाता है। कुछ मैंने ऐसी फोटो डाली हुई है जिनको आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो। जैसे देखिएगा, ड्रोन के थ्रू आप क्या सिंचाई कर सकते हो, कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हो। अलग अलग आपकी कृषि की और मशीनरी रहती है, बट अभी अपन इतना नहीं जाएंगे। जो गवर्नमेंट का डाटा है उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रमुख लक्ष्यों को समझते हैं, क्या जरूरत होता है कृषि मशीनरीकरण के। प्रमुख लक्ष्य की बात करेंगे तो कृषि मशीनरीकरण भूमि, जल, ऊर्जा संसाधन, जनशक्ति और बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि जैसे अन्य इनपुट उपयोग के अनुकूल बनाना। ओके, जैसे भूमि है उसको हम लोग उपयोग के अनुकूल बनाए, जल हो गया, ऊर्जा संसाधन हो गया, जनशक्ति हो गई, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, उपयोग के अनुकूल बनाएंगे। बीज हो गया, उर्वरक हो गया, कीटनाशक, जिससे आपका उत्पादन मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके। दूसरा, उपलब्ध कृषि योग्य क्षेत्र में की उत्पादकता को अधिकतम करना। जैसे मान के चलिए किसी किसान के पास 10 एकड़ खेत है। ओके, अब 10 एकड़ खेत में उसका जितना उत्पादन हो सकता है उसको और बढ़ाना। मैक्स टू मैक्स कितना आपका एक 10 एकड़ खेत से, 1 एकड़ खेत से कितनी आपकी कृषि उत्पाद निकल सकते हैं, उन्हीं को और बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आप कम मशीन या कम मजदूर लगा के प्रॉपर आप नहीं कर पा रहे हो, मेंटेन तो दिक्कत हो रहा है, तो जितना जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, पहले हल चलाया जाता था। हल चलाने से क्या है, खेती के लिए उतना मतलब आपको टाइम ज्यादा लगता था कि पूरे खेत को आप हल से जोतोगे, कितना टाइम लगेगा, फिर बीज लगाओगे। आज की डेट में क्या ऐसी मशीनें भी आ गई हैं जो आपका क्या करती है ना, जल्दी से जल्दी, मतलब जल्दी से जल्दी बोल सकते हैं, ट्रैक्टर्स के थ्रू खेत को जल्दी जोत दिया जाता है। फिर बीज लगाने की भी मशीनें आ गई बहुत सारी। हमारा भी प्रोजेक्ट रहा है इसमें, तो इसके बारे में आइडिया है हम लोगों को अच्छे से। चलिए, तो वो आप जैसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। कई मशीनें तो ऐसी है जो आज भी आई नहीं है, विदेशों में यूज करते हैं। यहाँ बेसिक आप एक हल की जगह ट्रैक्टर समझ लो, वहां से आपको मशीनरीकरण समझ में आ जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण युवाओं के लिए कृषि को अधिक लाभदायक और आकर्षक व्यवसाय बनाना। ओके, जनरली कई लोग क्या बोलते हैं कि कृषि जो है केवल आपका किस प्रकार का उद्योग है या किस प्रकार की चीजें हैं कि इससे केवल आप अपने जीने खाने लायक ही कमा सकते हो, बट नहीं, इसको एक तरीके से बिजनेस के हिसाब से सेट करना ताकि आगे इससे बेनिफिट हो सके, इसको इस तरीके से बनाना कहलाता है। इसके अलावा मशीनीकृत कृषि, कृषि कार्य को यंत्रीकृत करने के लिए कृषि मशीनरी का उपयोग करने की प्रक्रिया से संबंध है इसका। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देना और उसके लिए उक्त कृषि उपकरण और मशीनों का आवश्यक इनपुट होना, ये सारा आपका क्या हो जाएगा, प्रमुख लक्ष्य हो जाएगा। अब इसी में छत्तीसगढ़ सरकार ने लास्ट ईयर क्या काम किया है इसको समझ लेते हैं। आपका इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का डाटा क्या बोलता है, यही करंट डाटा है। इसके पहले इससे नया डाटा नहीं आया है। तो कृषि यंत्रीकरण को गवर्नमेंट कैसे डिफाइन कर रही है, विभिन्न कृषि कार्यों को सुगमता पूर्वक एवं उचित समय पर पूर्ण करके उत्पादन में वृद्धि तथा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को किराए पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी या की जाती है। मेन काम क्या है, ध्यान से समझना, छोटी छोटी चीजें हैं।
पहला, मशीनें के थ्रू कृषि काम आसानी से हो जाए। सिंपल सा एग्जांपल है, आप हल से खेत जोतोगे, टाइम लगेगा, ट्रैक्टर से जोत दो। अब हर किसी के पास तो ट्रैक्टर रहता ही नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, किराए से ले लेना। जैसे अब ट्रैक्टर आपको साल में 12 महीना नहीं चलाना है, जिस भी समय खेती का कार्य होता है ना, आप मान लो 1 हफ्ता 2 हफ्ता ही चलता है, साल में मान लो 1 महीना, मैक्स टू मैक्स 1 महीना आपका खेत चलेगा। फिर जैसे इसके अलावा ट्रैक्टर चलेगा। इसके अलावा जब फसल काटने की बात आती तो पहले क्या होता था, हम लोग उससे काटते थे, हसिया बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, उससे काटा करते थे। बट अब क्या करते हैं, आप सीधा ट्रैक्टर के खेत के ऊपर हम लोग मशीनें चला देते, जिससे हो जाता। तो कृषि काम जितना हो सके जल्दी से करना है। इसके अलावा लोगों के उत्पादन में वृद्धि करना, जो भी आपका एक तरीके से कृषि उत्पादन है उसमें वृद्धि करना। लघु सीमांत कृषक, जो छोटे कृषक होते जो खरीद नहीं सकते इन मशीनों को, उनको किराए पर देना। इसके अलावा ग्रामीण युवाओं को भी स्वरोजगार उपलब्ध कराना। इसके तहत गवर्नमेंट क्या करती है ना, लोगों को बोलती है आप मशीनें ले लो और आप अपनी एक तरीके से दुकानें खोल लो, और उसके बाद आप क्या करोगे, वही जो मशीन है वो आप किराए से देना। तो इससे क्या होगा, डबल बेनिफिट है। जो केवल मशीन रखा है उसको भी किराया मिल रहा है और किसानों को भी फायदा हो रहा है। तो युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि यंत्र सेवा केंद्र, या फिर आप बोल सकते हो स्थापना, फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना स्वचालित की जा रही है। ओके, आपका कृषि यंत्र सेवा केंद्र हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा फार्म मशीनरी बैंक हो जाएगा। योजना अंतर्गत कृषि सेवा केंद्र स्थापित करने पर, अब देखो योजना में गवर्नमेंट क्या फायदा दे रही है। अगर मान लो आप एक व्यक्ति हो जिसको आपको कृषि सेवा केंद्र या कृषि सेवा केंद्र स्थापित करना है, तो अगर आपका 25 लाख रुपए की राशि होती है तो सरकार बोलती है 10 लाख रुपए हम देंगे। ओके, ऐसे ही अगर 15-10 लाख रुपए के आसपास आपकी लागत राशि आती है तो सरकार बोलती है 4 लाख हम देंगे। और जिले के अंदर अगर बात करेंगे तो स्वचालित ग्रामों में लागत राशि अगर 10 लाख रुपए है तो प्रति ग्राम सीमा के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने पर 6 लाख का अनुदान दे है। मतलब आप ऐसे समझ लो, अगर 25 लाख का खर्चा है तो सरकार 10 लाख देगी, 10 लाख का खर्चा तो सरकार 4 लाख देगी। और अगर आपका गांव की बात करेंगे, वहां पर आपका फार्म मशीनरी के लिए 10 लाख पे सरकार 6 लाख का खर्चा देगी। ये आपका हो जाएगा सरकार कितना आपको अनुदान दे रही है, बाकी तो आपको खुद से पैसे लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा राज्य में अगर अभी तक का लेटेस्ट डाटा बात करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कुल 3,473 कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना हो गई है। ये डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा, मिस मत करना। ओके, 3,473 कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना हो चुकी है अभी वर्तमान में। चलिए, इसके अलावा सरकार जो है इसी को और भी डाटा लेके आई है। इकोनॉमिक सर्वे में आप जैसे चाहोगे तो तालिका नंबर मैंने डाला होगा, आप खोल लीजिएगा, चैप्टर नंबर 7, उसमें तालिका नंबर 7.9 जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हुई हैं, आपको काम कौन सा रहेगा, ये वाले डाटा पकड़िएगा। कौन से वाले, जिधर मेरा एरो चल रहा है ना वहां पे, कि कितने आपके लक्षित कार्य थे। जैसे घंटे में था कि 12,000 घंटे कार्य होना चाहिए, उसके अगस्त में पूर्ति कितनी हुई अगेंस्ट में, तो 48-16। वैसे ही अगर आप देखोगे मल्टीपल कार्य जो हो गए उसके लिए कितना हुआ है, 24,000 घंटे थे तो कितना हुआ है। इस प्रकार से कितने ट्रैक्टर बांटने थे सरकार को, तो वहां पर आपको दिखेगा कि संख्या आपकी जैसे 1841 बढ़ गए हैं। इसके अलावा और भी जो मशीनें होती तो वो जो आपके शुरू के 3 कॉलम है ना, बस यही 3 कॉलम आपको थोड़े से पढ़ने रहेंगे। अगर बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है तो इसके कारण बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है। हम लोग ऑलरेडी एक दिन पीछे चल रहे हैं तो मैंने वीडियो जो है थोड़ा अभी मैं रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसी से रिलेटेड योजनाओं की। तो सबसे पहले आएगी आपकी समाम योजना, इसको मैं एसएमएम बोलता हूं, बोलने में अच्छा लगता है, एसएमएम योजना बोलिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनरी, या फिर आप बोल सकते हो कृषि मशीनरीकरण पर उपमिशन। ये 2014-15 में शुरू हुआ था। ये भारत सरकार की योजना है जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग लेवल पे आपको देखने को मिलेगी। कारण क्या है इसका समझिएगा। तो भारत में अगर आप कृषि मशीनरीकरण देखोगे ना तो खाली 40% है, अमेरिका में वही 95% है, ब्राजील में 75%, चीन पे 57%। आपका भारत में जो है आपका मशीनरीकरण कम है, कृषि कार्य जो है तब भी लोग मैनुअल करते हैं, इंसानों के द्वारा ही करवाया जा रहा है, मजदूरी हो रही है, मशीनरीकरण बहुत कम है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना आपकी, कि उतना ज्यादा उत्पादन नहीं हो पा रहा जितना हम लोग कर सकते हैं, तो इसी को बदलना है। प्रावधान क्या है, तो कृषि उपकरण एवं मशीन की खरीदी पर सरकार जो है सब्सिडी देती है। ओके, जैसे अभी हम लोग कृषि यंत्रीकरण देख रहे थे ना, तो वैसे ही उसमें भी था सब्सिडी, तो कुछ उसी प्रकार का आपको मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। योजना के अंतर्गत भारत सरकार विभिन्न राज्यों के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र, फार्म मशीनरी बैंक एवं उच्च तकनीक केंद्रों की स्थापना करती है, कृषि मशीनरीकरण के लिए धन जारी करती है। ओके, आधुनिक उपकरणों पर 50 से 80% तक की जो है आपको सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे आप एक दुकानदार हो, अब दुकान में कोई सामान बेच रहे हो, जैसे आप मान लो ट्रैक्टर बेचते हो, अब ट्रैक्टर मान लो 10 लाख का आता है, किसान जब आपसे 10 लाख में खरीदने जाएगा, किसान के पास 10 लाख नहीं है और गवर्नमेंट को बिकवाना है कि किसान को एटलीस्ट मिले, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है दुकानदार को, तुमको मैं 10 लाख रुपए ही मिलेगा तुमको, किसान जो है मान लीजिए 5 लाख दे रहा तो 5 लाख मैं दूंगी। तो दुकानदार को उतना ही पैसा मिलता वस्तु का, कुछ पैसा जो है आपका
जो भी व्यक्ति खरीदार है वो देता है और बाकी पैसा जो है सरकार देती है। तो जो पैसा सरकार देती है ना उसके अगेंस्ट में, उसी को बोला जाता है सब्सिडी। तो आप देखोगे तो 50 से 80% तक की सब्सिडी आपको देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में 1.2 लाख प्रति लाभार्थी तक, या फिर आप बोल सकते हो 100% तक सीमित है। वहीं अन्य राज्यों में कुल लागत का 40 से 50% देखने को मिलता है। ओके, मंत्रालय की बात करेंगे तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार इसको जारी करने वाला या इसको देखने वाला मंत्रालय है। इसके तहत क्या क्या चीजें आपका सरकार किस पे सब्सिडी दे रही है? ट्रैक्टर हो गया, इसके अलावा पावर ट्रेवलर हो गया, इसके अलावा पावर वीडर हो गया, क्रॉप आपका रीपर हो गया, इसके अलावा रोटावोटर हो गया, फिर सीड ड्रिल हो गया, कल्टीवेटर हो गया, आदि कृषि मशीनरी पर उपयोग पर लोकप्रिय बनाया जा रहा है और इसी पे सरकार क्या कर रही है? आपको सब्सिडी दे रही है। ओके, इसी के अंतर्गत उद्देश्य की बात करेंगे तो उद्देश्य आपको क्या देखने को मिलता है? छोटे और सीमांत किसानों तक कृषि मशीनरीकरण पहुंच बढ़ाना। नॉर्मली आप समझो कि छोटे किसानों की अगर इनकम ही 1 लाख हो रही है, वो 10 लाख की मशीन कैसे खरीदेंगे खेती करने के लिए? तो वहां पर सरकार बोलती है हम आपको सब्सिडी देंगे, आप बस खरीदो, अगर सब्सिडी भी नहीं हो रहा तो आप किराए पे ले लो। इस तरीके का काम करके सरकार पहुंचा रही ताकि उनका काम जल्दी से जल्दी हो। कम कृषि शक्ति को उपलब्ध वाले क्षेत्रों पर कृषि मशीनरीकरण पहुंच बढ़ाना, इसके अलावा दुर्गम क्षेत्रों तक कृषि मशीनरीकरण की पहुंच बढ़ाना, मानव परिश्रम और खेती की लागत का कम करना और फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना, मशीनरीकरण से किसानों की आय और कृषि अर्थव्यवस्था का विकास को बढ़ावा देना। ये बेसिक उद्देश्य हो जाएंगे। विशेषताओं की इसमें बात करते हैं तो लघु एवं सीमांत किसानों को तथा उन दुर्गम क्षेत्रों में जहां कृषि के हेतु विद्युत उपलब्धता कम है, वहां पर कृषि मशीनरीकरण की पहुंच बढ़ाना। इसके अलावा कृषि मंत्रालय के बहुभाषी मोबाइल ऐप CHC, ये याद रखिएगा, कस्टम हायरिंग सेंटर के द्वारा फॉर्म मशीनरी किसानों को उनके क्षेत्र में कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर से जोड़ना। ओके, ये जोड़ता है, आपकी कोई भी समस्या वो आप बता सकते हो। छोटे और खंडित जोत और व्यक्तिगत व्यक्तित्व उच्च लागत के कारण बड़े आकार की प्रतिकूल अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए कस्टम हायरिंग केंद्रों को और हाई वैल्यू मशीनों को टैंक हब का बढ़ावा दिया जाना। ओके, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण करना, गतिविधियों के माध्यम से आपका हितधारकों के बीच में जागरूकता पैदा करना, ये सारी इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो थोड़ा बोरिंग लग सकता है बट इंपॉर्टेंट रहता है। अब आते हैं लाभ क्या होगा। नॉर्मली आप समझ लो जहां पर भी मशीन आती है वहां पे आपका काम तेजी से होगा, क्वालिटी वाला काम होगा, तो वही सारी चीजें आपको लाभ देखने को मिलेगा। जैसे कि कृषि कार्य करने की गति के साथ साथ गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। मशीनरीकरण से कम लागत पर भी आपको अधिकतम उत्पादन होता है। सिमिलर सी बात है जैसे आपकी मतलब अगर मशीनें कभी आई तो मशीनों में आपको कम कीमत लगती है। जैसे आप मान के चलो एक मशीन से आप काम करा रहे हो, एक ट्रैक्टर से काम करा रहे हो, मान लीजिए उसमें 1000 रुपए का डीजल डलाया, शायद आपका दिन भर का जोत दे। ओके, बट वहीं पर अगर आप 100 मजदूरों से या 20 मजदूरों से काम कराते हो, हर के पीछे आप अगर 300 रुपए भी दे रहे हो तो आपको तब भी महंगा पड़ेगा, 6000 के आसपास आएगा। तो इस तरीके से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो जाता है और कम लागत पर आपका काम भी जल्दी हो जाता है। व्यवसायिक कृषि से उद्योगों को कच्चे माल की सुगम आपूर्ति संभव कराना। ओके, व्यवसायिक कृषि करके उद्योगों को जो भी कच्चा माल है उसकी आपूर्ति संभव कराना। मीनिंग क्या है, कई बार हम लोगों ने देखा है खेती किसानी में लोग केवल खाने वाली फसल उगाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने जूट उत्पादन करना शुरू कर दिया या आप कपास का उत्पादन करते हो, कपास उत्पादन करोगे तो उसके थ्रू आपका क्या है, वो कॉटन वगैरह जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है कपड़े वाली, वहां पे जा सकता है, अलग अलग कपड़े बन सकते हैं। तो उनके लिए तो कच्चा माल वही है। तो आप चाहो तो खेती करके ऐसी चीजें उगाओ जिससे आपका जो भी इंडस्ट्रीज है ना उनको कच्चा माल मिले, इससे आपको भी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा। उपभोक्ताओं को सस्ता खाद्य उपलब्धता कराना, जो उपभोक्ता है जितना ज्यादा उत्पादन होगा कीमतें उतनी कम होगी, इससे उपभोक्ता को फायदा होगा। भूमि की प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादकता में वृद्धि और खाद्य निर्भरता करना। कृषि में मशीनरीकरण में भूमि का अनावश्यक दोहन को रोकना। इसके अलावा श्रम कुशलता में वृद्धि करना, सहायक उद्योगों के विकास में रोजगार में वृद्धि करना और बाकी जो है लाभ आप देख सकते हो। कुछ इस प्रकार के आपको लाभ मिलेंगे। नकारात्मक प्रभाव कहीं होता है क्या, जैसे मशीनें आएंगी तो लोगों के पास से जॉब जाएगी, क्योंकि पहले जो 10 लोग काम कर रहे तब एक मशीन कर देगी। तो इसके कारण अगर आप देखोगे तो कृषि क्षेत्र में रोजगार कम होता जाता है, बेरोजगारी बढ़ती है। ओके, दो ही चीज है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आज बोलते हैं ना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी तो कई लोगों की नौकरी जा सकती है। सेम केस है, जहां पे मशीनें आएंगी वहां पे लोगों का रोजगार कम होगा, बट इस समय की डिमांड है। ओके, कि आप एकदम पुरानी तकनीक पे नहीं काम कर सकते कि रोजगार देने के लिए आपको अपनी स्किल डेवलप करना पड़ेगा, तो बेरोजगारी बढ़ती। दूसरा, मशीनों के प्रयोग से प्रदूषण बढ़ता है, जो सबसे खतरनाक होता है, मशीनों के प्रयोग से प्रदूषण बढ़ता है। किसान खेतों को जल्दी खाली करने के लिए कई बार आपका पराली जलाने लगते हैं। ओके, जैसे आप पंजाब वगैरह का केस देखोगे, हरियाणा वगैरह का केस देखोगे ना, उनको एक फसल के बाद दूसरी फसल लेना है, तो वो खेतों को साफ करके हटाने से बिलीव, उसकी जगह क्या बिलीव करते हैं, एक फसल हुई आपने काट ली, जो बाकी बचा उसको आप जला दो।
ताकि खेत जल्दी खाली हो जाए, इससे भी प्रदूषण बढ़ता है। कृषि मशीनरीकरण पर केवल बड़े आकार के खेतों के लिए ही कारगर है। जैसे कोई बड़ा खेत रखा है ना, तो वहां पे मशीनरीकरण करना सही। जैसे मान लो किसी के पास 50 एकड़ 60 एकड़ जमीन है तो प्रॉपर करेगा। आप किसी के पास मान लो 1 एकड़ जमीन है तो वो कैसे करेगा, है ना, उसको लगेगा यार इससे अच्छा तो नॉर्मल मैं मजदूर से काम करा लूं। तो बड़े आकार के लिए तो लाभदायक है, जबकि छोटे आकार के खेतों पर वित्तीय भार पड़ने के कारण यहाँ पे काम जो है वो मुश्किल हो जाता है, वित्तीय भार बढ़ा देता है ये। ओके, इसमें इनपुट की तुलना में कम आउटपुट मिलता है, ये आपको देखने को मिलेगा। पशु शक्ति की आपकी आधिक्य एवं मशीनों की निर्भरता से ईंधन की बाजार में कमी हो जाती है। जैसे जैसे आपका कृषि मशीनरीकरण बढ़ेगा, डीजल वगैरह की डिमांड बढ़ेगी, तो जो डीजल बाकी जगह लगता है उसकी डिमांड यहाँ पे भी आएगी, तो इसकी कमी हो सकती है मार्केट में। इसके अलावा कृषकों में अशिक्षा के कारण व्यवस्थित रूप का प्राप्त न कर पाना, ये भी एक आपका नुकसान देखने को मिलेगा। निष्कर्ष क्या आ जाएगा हमारा, तो छोटे एवं सीमांत किसानों और बड़े किसानों के बीच में समन्वय स्थापित करके कृषि में मशीनरीकरण की जो है समय की मांग है। और भारतीय परिदृश्य में हम देखेंगे तो खेती किसानों के घाटे का सौदा है। ओके, जिसे संबोधन के उबारा नहीं जा सकता अभी तक। अभी अगर आप देखोगे तो अभी तक नहीं जा सका, बट इन फ्यूचर आ सकता है। ओके, जो एक स्टेटमेंट आती है ना कि खेती जो है घाटे का सौदा है, आप लोगों ने देखा होगा, राजनीति भी ऐसी चलती है ना कि बोलते किसान जो है इतनी मेहनत करता है, कर्जा माफ करो, ये करो वो करो, अलग अलग है। बोला जाता है कि किसान 1 लाख रुपए की फसल लगाता है और उसके एवज में उसको 50,000 60,000 ही मिल रहा है। अगर रियल में कोई घाटे का सौदा होगा तो कभी कोई नहीं करेगा, वो दूसरा बिजनेस करने लगेगा। बट ये जो चीज है ना, ये कृषि मशीनरीकरण से ही दूर हो सकती है। जैसे जैसे मशीनरीकरण होगा आप मैक्सिमम उत्पादन कर पाओगे, तो जो खेती घाटे का सौदा है उसकी जगह वो फायदे का सौदा बदल जाएगा। तो ये टैगलाइन हट जाएगी, इसको बदला जा सकता है कृषि मशीनरीकरण के द्वारा ही। ओके, अब आते हैं कृषि मशीनरीकरण को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या योजनाएं चलाती है उसको समझते हैं। कृषि विभाग से रिलेटेड जो भी योजना है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आता है सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना। ओके, उद्देश्य क्या है, तो सिंचाई के जल बेहतर उपयोग व नगदी फसलों को बढ़ावा देने हेतु। ओके, इसके अंदर केवल एक योजना नहीं है, इसके अंदर लगभग आपको 7 योजना देखने को मिलेगी, जिसमें शाकंभरी योजना है, किसान समृद्धि योजना है, लघु सिंचाई योजना है, लघुत्तम सिंचाई योजना है। इसके अलावा हरित क्रांति विस्तार, आपका जो तालाब और चेक डैम है वो वाली योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास की योजना अंतर्गत चेक डैम है, और टारगेटिंग आपका राइस फेलो या एरिया के अंतर्गत चेक डैम है। ये टोटल 7 योजनाएं हैं जो इसके अंतर्गत शामिल होती है। इसी का जो भी करंट का डाटा है वो भी अपने को पढ़ना रहेगा। अगर आप देखोगे सुनिश्चित सिंचाई योजना का छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे, तो अभी तक आपको दिख जाएगा 2022-23 और 23-24 में क्या काम हुआ है। तो जैसे किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत अगर हम लोग बात करेंगे नलकूप योजना की ना, तो 2022-23 में टोटल 1316 नलकूप जो है वो बनाए गए थे। 23-23-24 में लक्ष्य रखा गया 1413 बनाने का। इसमें अभी तक 1100 मतलब क्या कहते हैं 1132 हेक्टेयर है। अभी अगर पूर्ति की बात करेंगे तो 125 है। जब तक इकोनॉमिक सर्वे आया है तब तक केवल 124 125 की पूर्ति हुई है। इसके अलावा जैसे आपका हो जाएगा तालाब योजनाएं, तो 2022-23 में टोटल 70 बने हैं। ओके, मतलब जो थी 22-23 में पूर्ति 70 की हुई थी। 23-24 में लक्ष्य रखा गया था 100 का, जो 1500 हेक्टेयर तक की सिंचाई क्षमता रखे। अभी 44 निर्माणाधीन है। ओके, इसके अलावा अगर आप देखोगे ऐसे ही, तो टारगेटिंग राइस फेलो एरिया, जिसके अंतर्गत चेक डैम बनाना है, इसका डाटा नहीं आया है। इसके अलावा आपको कूप और पंप, ये सारी चीजें दिख जाएंगी। तो ये कुछ कुछ डाटा है, मैंने टेबल पे डाल के रखा हुआ है। इसका आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे थोड़ा बहुत आपको याद करने में मदद हो। मुझको पता है इकोनॉमिक सर्वे आप लोग खोल के देखोगे तो नहीं, है ना, तो इतने थोड़े डाटा याद करना है। अब ऐसा नहीं करिएगा कि इसके लिए आप कोई बुक ले रहे हो और उसको मस्त से देख रहे हो, वो लिख के दिया है। क्योंकि क्या होता है कई बार आपका गलत हो जाता है। जैसे मैनुअल प्रिंटिंग में आपने 22 की जगह गलती से 23 लिख दिया, तो वहां पे गड़बड़ होने की संभावना रहती है। तो इकोनॉमिक सर्वे से पढ़िएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद लघुत्तम सिंचाई की बात कर लेते हैं। तो कृषि विभाग द्वारा लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना के अंतर्गत शासकीय भूमि में 100% शासकीय व्यय पर 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता के तालाब जो है निर्मित किए जाते हैं। क्या है आपका देखोगे तो 100% गवर्नमेंट भूमि पर गवर्नमेंट के पैसे से ही, ओके, गवर्नमेंट की भूमि पर गवर्नमेंट के पैसे से अधिकतम क्षमता 40 हेक्टेयर तक की सिंचाई क्षमता के तालाब निर्माण किए जाते हैं। 2022-23 और 23-24 में किए गए कार्यों की अगर जानकारी देखेंगे तो 22-23 में आपके 70 जो है वो पूरे हो गए हैं और 23-24 में 44 निर्माणाधीन है। ओके, चलिए शाकंभरी योजना, जो दूसरी इसी से रिलेटेड योजना आती है इसी के अंतर्गत, वो है शाकंभरी। शाकंभरी योजना 2005-6 में बनी थी। उद्देश्य क्या था, सिंचाई संसाधनों का विकास करना। ओके, अब यहां से आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेगी, क्योंकि बेसिकली पूछता है कि योजना का उद्देश्य क्या है, कब शुरू हुई थी और इसके अलावा क्या किससे रिलेटेड है। ओके, तो लक्ष्य अगर आप देखोगे तो छोटे और सीमांत कृषकों को आपके लाभार्थ सिंचाई हेतु कुओं
और निजी स्रोतों में सिंचाई की वृद्धि करना। ओके, निर्माण एवं पंप प्रदान करना और सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र के आपका विस्तार करना। ओके, तो मेनली आपका क्या था, पंप निर्माण और पंप की खुद मतलब सिंचाई निर्माण के लिए कुआं और जो निजी स्रोत होते हैं उसकी वृद्धि करना था। ओके, प्रावधान किया तो लघु एवं सीमांत कृषकों को 5 एचपी तक के विद्युत, अगर आप बात करोगे सबमर्सिबल पंप पर, डीजल पंप, पेट्रोल पंप जो है क्रय करने पर 75% की छूट देना। अधिकतम 16,875 रुपए तक की छूट थी पंप पे। दूसरा, कुआं निर्माण पर 50% की छूट देना, अधिकतम 22,000 रुपए का अनुदान देना। तो ये आपको दो देखने को मिलेगा, लघु एवं सीमांत कृषकों को 5 एचपी तक के विद्युत सबमर्सिबल पंप पे अगर बात करोगे तो 75% की छूट थी। वहीं पर अगर आप कुआं निर्माण कराते हो तो 50%। नलकूप खनन आप बोल सकते हो इस योजना के लिए। ओके, चलिए दूसरा आता है मुख्य सिंचाई योजना। प्रारंभ इसका 2006 में हुआ था, 2013-14 से छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में चल रहा है। उद्देश्य क्या है, प्रदेश के लघु सीमांत और अन्य कृषकों को सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर या फव्वारा प्रदान करना है, जो स्प्रिंकलर होते हैं ना उसको प्रदान करना। लाभ इससे क्या होता है, कम पानी का उपयोग करके अधिक क्षेत्र में सिंचित करते हैं। जैसे स्प्रिंकलर लगा रहता है ना, वो पूरा प्रॉपर ऐसे घूमते घूमते पूरा फव्वारे के थ्रू चारों तरफ पानी भेजता है। तो कम पानी का उपयोग करके आप अगर देखोगे तो ज्यादा फसलें हो जाती है। अनुदान की बात करेंगे तो लघु सीमांत कृषकों को 70% मिलता था। ओके, जैसे मान लो 100 रुपए का अगर आ रहा है तो 70 रुपए सरकार देगी। मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चलिए 100 रुपए का आएगा, जिसमें केंद्रांश 33% और राज्यांश 37% था। ओके, वहीं पर अन्य कृषकों की अगर बात करेंगे तो 50% था, जिसमें केंद्रांश 27% और राज्यांश 23% था। ओके, चलिए इसके अलावा एक योजना चली थी किसान समृद्धि योजना, जिसको इंदिरा गंगा योजना बोलते हैं। 2002 में शुरू हुआ था ये। उद्देश्य क्या था, वृष्टि छाया वाले जिले जैसे कि आपका कवर्धा हो गया, ये सारे जिले एवं अकाल की स्थिति के निवारण हेतु नलकूप खनन एवं पंप प्रदाय करना, ये हो जाएगा। फिर आते हैं मुख्य सिंचाई एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना 2022-23। प्रदेश के विभिन्न नदियों एवं नालों पर उपलब्ध जल का समुचित उपयोग किया जाना। ओके, इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो इसको सौर सूक्ष्म योजना बोलते हैं। ओके, विशेष क्या है तो अनुमानित 33, अगर बोलोगे अनुमोदित 33 योजनाओं में से प्रदेश में 10,587 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई क्षमता को निर्मित करना है। ओके, मेन ये है। इसके अंतर्गत अगर बात करोगे तो दो प्रकार की योजनाएं आ जाएंगी, एक सूक्ष्म हो जाएगी, एक सौर सूक्ष्म योजना हो जाएगी। जो 2022-23 के आंकड़े आते हैं, जो 23-24 के गवर्नमेंट डाटा में है, प्रस्तावित कितने थे, टोटल 157 आपके बनेंगे। ओके, जिसके तहत सूक्ष्म योजना में 95 थे और सौर सूक्ष्म योजना में 62 थे। अनुमोदित कितने बने हैं, 157 के अगेंस्ट में बने कितने हैं तो 35 बने हैं, जिसमें 16 सूक्ष्म योजना बन गई है और आपका सौर सूक्ष्म योजना 19 बन चुकी है। तो यही आपका पूरा डाटा रहेगा, जो मैंने वहां पे लिखा है ना, वही आपका इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर नंबर 7 में फिर से आपको देखने को मिलेगा। इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, जैसे 16 सूक्ष्म है और 19 सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना जो है, कुल 35 योजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है और इस पे काम जो है शुरू हो गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास आती है सौर सुजला योजना। 1 नवंबर 2016 को ये राजनांदगांव से शुरू हुआ था। उद्देश्य क्या है, रियायती दर पर किसानों को सौर सिंचाई पंप प्रदान करके उसको सशक्त बनाना है। यहाँ पे सोलर सिंचाई पंप मिलेगा। क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है तो क्रेडा आपको देखने को मिलेगी। लाभार्थी का चयन कौन करेगा तो राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा। योजना में शामिल क्या है तो बोरवेल एवं पंप है, याद रखिएगा। लक्ष्य 31 मार्च 2019 तक संपूर्ण वितरण करना था, तो ऑलमोस्ट ये हो गया है। जिस समय ये योजना शुरू थी, देखो यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, जिस समय ये योजना शुरू की गई थी उस समय क्या था, जो भी सोलर पंप था किसानों को आपके अलग अलग कैटेगरी में बहुत रियायती दरों पर मिलता था। जैसे कि जो 3 एचपी का पंप रहता था वो जो 3.5 लाख का आता था, एसटी एससी को 7,000, ओबीसी को 12,000 और जनरल को 18,000 में मिला। मतलब 3.5 लाख का सोलर पंप आपको 18,000 तक में मिल सकता था मैक्स टू मैक्स। वहीं पे 5 एचपी के पंप की बात करेंगे जिसकी मार्केट कीमत 4.5 लाख थी, वो एसटी एससी को 10,000 में, ओबीसी को 15,000 में और जनरल को 20,000 में दिया गया है। ओके, अब इसी से रिलेटेड नई योजना जो आई है इसको समझ लीजिएगा, 2024 में जो सब्सिडी मिल रही है। ये पिछली बार रेट था, ध्यान से समझना, ये प्राइस था जिसमें सरकार ने दिया है, अभी चेंज हुआ है। अब सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है। ओके, अब 3 से 5 एचपी पंप के लिए आपको अलग अलग सब्सिडी मिलेगी। यहां पर 3 एचपी पंप के लिए और बड़े खेतों के लिए 5 एचपी पंप का चयन करते हैं आप। सरकार जो है 5 लाख से 4 लाख एवं 50,000 रुपए की रियायती दरों पर 3 से 5 एचपी पंप को जो है बेचने की पेशकश की। जो मतलब रेट था पहले, जो आपका क्या कहते हैं 3.5 लाख 4.5 लाख था, वो 4 लाख 5 लाख हो गया है। अब इसमें सरकार क्या कर रही है तो 3 एचपी पंप के लिए 7 से 18,000 रुपए, वहीं पर 5 एचपी पंप के लिए 10 से 20,000 रुपए की सब्सिडी देती है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा जैसा डाटा है।
पहले सरकार आपका क्या कहते हैं 7 से 18,000 में बेच रही थी, अब 7 से 17-18,000 की एचपी आपकी सब्सिडी दे रही है। ओके, तो ऐसा नहीं कि जैसे पहले चल रहा था वैसे ये योजना में थोड़ा चेंज आया है। अगर इसकी बात करेंगे कितने प्रकार के पंप है इसमें, तो अभी 3 प्रकार के पंप कर दिया गया है। एक 2 एचपी तक का पंप है आपका, ये जो है पंप सब्जियों की खेती के लिए होता है, इसकी कीमत जो है 25,000 रुपए है। 3 एचपी तक के पंप की बात करेंगे तो ये छोटे के पैमाने पर खेती वाले किसानों के लिए है, इसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। और 5 एचपी वाले पंप जो है इनकी कीमत 3 लाख रुपए है। ओके, मापदंड क्या है पात्रता के लिए, आप कैसे कोई भी इस योजना का फायदा उठा सकता है, तो जो भी आवेदक है कम से कम 18 साल का या फिर इससे अधिक का होना चाहिए। ओके, ऐसे गरीब किसान जो सोलर पंप नहीं खरीद सकते उनको मिलेगा। अगर आपके पास 2 हेक्टेयर जमीन है तो आप योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 2 हेक्टेयर जमीन होना चाहिए। योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के नागरिकों को ही दिया जाएगा। आपके पात्रता के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है, आपका आधार कार्ड लगेगा, जमीन से संबंधित कागजात लगेंगे, राशन कार्ड हो गया, बैंक खाते की जानकारी, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारा देखने को मिलेगा। फिर आता है अपना नेक्स्ट चीज जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 2015-16 में ये योजना शुरू हुई थी, केंद्र प्रायोजित योजना है। अब केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी ध्यान रखिएगा 75 और 25% है, मतलब अगर केंद्र 75 रुपए दे रहा है तो राज्य 25 रुपए देगा। ओके, प्रावधान किया है लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों के लिए सरकार जो है वो कुल 70% तथा बड़े कृषकों के लिए 50% अनुदान देती है। ओके, शेष राशि की व्यवस्था हितग्राही खुद से करेगा या फिर बैंक से लोन के माध्यम से करेगा। आप बोल सकते हो 54,931.71 करोड़ रुपए की राशि में 5 वर्ष के लिए इसकी स्वीकृति की गई थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब इसी के कुछ घटक है, इसको समझना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो इकोनॉमिक सर्वे में आता है इसी से डाटा आता है कृषि सिंचाई योजना के घटकों से। जैसे पहला है पीएमकेएसवाई, पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन। ओके, उद्देश्य क्या है, जल के प्रत्येक बूंद से फसल लेना और स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहित करना। सिमिलर वही चीज है जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा था ना, वही चीज मिलेगा। कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रत्येक बूंद से अधिक फसल लेने के उद्देश्य से आपका स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई, जिसको हम लोग टपक सिंचाई बोलते हैं ना, उससे 2022-23 में कुल अगर आप देखोगे तो 23,885.47 हेक्टेयर पर ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो स्थापित किए हैं। ये रिसेंट का डाटा है। ओके, 2023-24 के डाटा लगभग इतना आपको देखने को मिलेगा। अगर तालिका में आप जाओगे तो यहाँ पे पूरा डाटा देखने को मिलेगा। चलिए अभी फिलहाल मैं स्किप करता हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा डाटा नहीं है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप को पैसे समझ सकते हो, जैसे आप मान के चलिए आपका खेत लगा है, आपका जो भी मेन सिंचाई का सोर्स है उसके थ्रू आप क्या करोगे, पाइपलाइन के थ्रू ऐसे स्प्रिंकलर बिछा दोगे। ओके, और ये स्प्रिंकलर क्या है, हर जगह जाके ऐसे पानी स्प्रिंकल करते रहेगा, जिससे आपके हर जगह पे खेती जो है मतलब हर जगह पे पर्याप्त पानी पहुंचेगा। ओके, इसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो जल ग्रहण क्षेत्र विकास घटक 2.0, इसको भी समझना जरूरी है। कम सिंचाई संसाधन वाले ऐसे क्षेत्रों में जहां जल संरक्षण एवं संवर्धन के विभिन्न कार्य जैसे कि चेक डैम हो गया, इसके अलावा परकोलेशन टैंक, फार्म पॉन्ड है ना, डबरी, कुआं एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। ये आपका कृषि सिंचाई योजना 2.0 पे हो जाएगा, पीएमकेएसवाई में हो जाएगा। 2022-23 और 23-24 के कुछ डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, कितना आपका लिखा था और कितना है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, बनते जाएगा। इसके बाद कृषि सिंचाई योजना का एक छोटा सा डाटा है, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, बन जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं पीएमकेएसवाई के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप टू अदर इंटरवेंशन एंड IWMP, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उद्देश्य क्या है, कम सिंचाई संसाधन वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण तथा संवर्धन करना। चेक डैम हो गया, परकोलिनेशन टैंक हो गया, फार्म पोस्ट, कुआं व अन्य जो है संरचनाओं का निर्माण करना। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इसमें जो है 3 परियोजनाएं आती है। भारत सरकार की टोटल 99 चिन्हित परियोजनाएं हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में 3 आती है, केलो बृहत परियोजना है, खारंग है और मनियारी है। ये 3 परियोजना का नाम याद रखिएगा, केलो, खारंग और मनियारी। ओके, इसके अलावा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट एक आता है, 2014-15 से भारत सरकार द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। अगर आप बात करोगे तो नेशनल मिशन फॉर आपका क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक घटक है। उद्देश्य क्या है, वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि उत्पादकता में आपका टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु के अनुकूल बनाना। ओके, इसका भी डाटा जो है मैंने दिया हुआ है आरएडी का, ये आप देख सकते हैं। फिर है कृषक जीवन ज्योति योजना, अगर इसकी बात करेंगे अभी लेटेस्ट में कुछ चीजें चेंज हुई है उसको हम समझ लेंगे।
2 अक्टूबर 2009 से शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषकों के लिए वित्तीय राहत प्रदान किए जाने के उद्देश्य से था। ओके, 2024-25 में इसका बजट रखा गया 3500 करोड़। कृषक जीवन ज्योति योजना का प्रावधान क्या होता है, तो योजना अंतर्गत आप देखोगे तो कृषकों को जो 3 एचपी तक का पंप लगाते हैं कृषि कार्य के लिए, उनको बिजली बिल में 6000 यूनिट जो है फ्री में दी जाती है। ओके, अगर आप 3 एचपी तक का पंप चला रहे हो खेती सिंचाई करने के लिए तो 6000 यूनिट तक की बिजली आपको फ्री रहेगी। इसके अलावा अगर आप 5 यूनिट 3 से 5 यूनिट का पंप चला रहे हो, आपका 3 से 5 हॉर्स पावर का पंप चला रहे हो, तो 7500 यूनिट आपको फ्री मिलेगी। तो कृषक जीवन ज्योति योजना जो है वो किसानों को निःशुल्क बिजली देने का है। कब तक, तो आप अगर 3 एचपी तक का पंप चलाते हो तो 6000 रुपए है, आपका 6000 यूनिट तक फ्री रहेगा। अगर 3 से 5 एचपी का तो 7500 यूनिट तक फ्री रहेगा। ओके, इसके अलावा फ्लैट रेट पे भी सुविधा उपलब्ध है। आप पर यूनिट के हिसाब से आप पैसा दे के 100 रुपए, जैसे मान लो आपका 3 यूनिट का अगर 3 एचपी का पंप है ना, तो आप 300 रुपए दोगे। 5 एचपी का पंप है तो 500 रुपए दोगे। तो ऐसे पर एचपी आप 100 रुपए देकर अनलिमिटेड जो है बिजली यूज कर सकते हो, अनलिमिटेड पंप चला सकते हो। ये भी सुविधा इसी के अंतर्गत आती है। ओके, इसके अलावा कुछ डाटा है, एक काम करिएगा, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बाकी कुछ राष्ट्रीय विकास योजना है और कृषि यंत्रीकरण पर सबमिशन है। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है तो मैं इसको थोड़ा छोटे में कर देता हूं। मैं आपको सारी चीजें दिखा देता हूं, एक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं। अभी हो सकता है बैकग्राउंड में नॉइज भी काफी ज्यादा आ रही हो, तो वीडियो जल्दी कवर अप करते हैं। शाकंभरी योजना के बारे में आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, आपको ये बताना है इसकी शुरुआत कब हुई, तो कमेंट करके बताइएगा। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज वगैरह को हम लोग कम से कम कर सके। इतना रखते हैं, आज के लिए क्लास को कवर अप करते हैं। थैंक यू।